बिल तो पास होना ही होना है सापरा जी। क्या आपने स्वीकार कर लिया अपनी हार लोकसभा में, राज्यसभा में? देखिए मानक जी, सवाल आंकड़ों का ही नहीं होता, हमेशा सवाल संविधान का होता है, संविधान विचारधारा का होता है, और सवाल होता है भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी पार्टी की नीति और नीयत। इसके खिलाफ हम सब खड़े हैं। हम नंबर के चक्कर में नहीं खड़े हैं। हम तो ये जनता को बताना चाहते हैं, देश को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य ये है कि ध्रुवीकरण की आग जलती रहे और बीजेपी की राजनीतिक दुकान चलती रहे। ये इनका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, एक इस तरह का वक्फ अमेंडमेंट बिल ला करके ये एक तीर से कई निशाने कर रहे हैं। एक तो संविधान को कमजोर करने का एक शुरुआत होती है, दूसरा भ्रम फैलाने के बात होती है, और तीसरा ये विभाजनकारी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी को सूट होती है, ये उसमें माहिर है, ये इसके जरिए से वो करना चाहते हैं। अब ये हमेशा कहते हैं कि भाई वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने के बाद में मुसलमानों का फायदा होगा या ट्रिपल तलाक लाने में मुसलमानों का फायदा हुआ, इस तरह की बातें ये करते हैं। एक तरफ ये मुसलमानों के हिमायती बनते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के नारे लगते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, या फिर जो सोशल बॉयकॉट करना चाहता है मुसलमानों का उसको दिल्ली का मंत्री बना दिया जाता है, या फिर 80-20 की बात होती है, शमशान कब्रिस्तान की बात होती है, दिवाली यही बात गौरव गोगोई ने भी कही। यानी ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। यही बात गौरव गोगोई ने भी कही कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं आप भी थोड़ा समझा देते, ये वक्फ बिल से संविधान कैसे कमजोर होगा, संशोधन से? बोलिए ना। मैं कह रहा हूं वक्फ बिल में संशोधन से संविधान कमजोर कैसे होगा, संविधान पर हमला कैसे हो गया? ये हेलो, संसद के जरिए कानून लाया जा रहा है। कट हुआ क्या? हेलो सापरा जी, सुन पा रहे हैं? नहीं। हेलो, अच्छा ठीक है, ओके। संपर्क टूट गया है सापरा जी, अभी लौट रहा हूं। वारिस पठान मुस्कुरा रहे हैं। वारिस भाई आप ही बता दीजिए ना। आ गया, संपर्क आ गया। अच्छा आ गया क्या? मैं आ गया, सुन पा रहे हैं? मैं सुन सक रहा हूं। हाँ, तो बता दीजिए जरा ये सवाल संविधान पर हमला कैसे है? ये संविधान कमजोर कैसे होगा वक्फ बिल में ये संशोधन करने से? देखिए, जिस तरह से संविधान के तहत आर्टिकल 25-26 में लिखा गया है कि हर व्यक्ति को और हर समाज के व्यक्ति को अपने समाज के जो धार्मिक स्थान है उनको कंट्रोल करने की, उनको चलाने की आजादी है, ये आर्टिकल 25 और 26 में लिखा है। ये जिस तरह से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है, इसके तहत आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन हो रहा है। फिर ये किस तरह से लोगों में भ्रम फैलाते हैं, जनता में भ्रम फैलाते हैं। ये कहते हैं कि हम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अरे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन तो 1995 की अमेंडमेंट में दे दिया गया था। तो ये भी झूठ जो है ये गौरव गोगोई जी ने उजागर किया। दूसरा ये कहते हैं कि वक्फ का जो ट्रिब्यूनल का निर्णय है वो कहीं पर चैलेंज नहीं हो सकता। मैं इनको बताना चाहूंगा कि वहीं पर वक्फ में सेक्शन 83(9) में लिखा गया है कि ट्रिब्यूनल के निर्णय को हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। फिर एक और है 97 रूल 97 है, उसके तहत अगर नहीं, अभी मेरी आधा सच मत बताइए सपरा जी, आधा सच बोल रहे हैं। तो 1 सेकंड, आधा सच सपरा जी, आधा सच बोल रहे हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, सर वहां साफ साफ लिखा हुआ है इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। प्लीज आधा कोट मत करिए, पूरा पढ़ के बताइए अगर बता रहे हैं। नहीं, सारे मामले चैलेंज नहीं हो सकते, आपको ही पता। नहीं, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस भाई, अरे तो स्पेशल सर्कम सारे मामले तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस भी नहीं होते ना। क्या पता किस तरह के मामले, कुछ मामले ऐसे होते हैं, किसी ने समझो मैंने जमीन डोनेट की है तो मेरे भाइयों में अंतर्गत कोई मामला है, हम आपस में लड़ रहे हैं, वैसे मामले भी हो सकते हैं, इसीलिए स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है। आप इतनी बारीकी में जाओगे तो मैं उतनी बारीकी में समझाऊंगा। फिर दूसरा एक कानून है, सुनिए, कि रूल 97 में यह भी कहा गया है कि अगर केंद्र शासन के पास कोई कंप्लेन आती है और केंद्र सरकार देखती है कि अन्याय हो रहा है तो वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो फिर ये क्या झूठ ही तो बोल रहे हैं, ये भ्रम ही तो फैलाने की बात कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मिनिमम 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट सरकार देगी। अरे कैसे सर्टिफाई करोगे? सबके मुसलमानों के घर पे सीसीटीवी कैमरे लगाओगे क्या? और ये सर्टिफिकेशन का अधिकार अगर सरकार को चला जाएगा तो कहीं ना कहीं सारी लिमिटेशन ही हो गई ना। तो ये जो एक माइनॉरिटी को, सभी समाज के लोगों को एक लिमिटेशन एक्ट में एक फायदा भी दिया जाता है, वो चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, या जो भी है, तो फिर इनका लिमिटेशन एक्ट क्यों विड्रॉ हो रहा है? ऐसे तमाम सारी चीजें हैं।
ये सारी बातें जेपीसी में भी हुई, डिसेंट नोट हमारे नेताओं ने दिया, हमारे मेंबर पार्लियामेंट में दिया, हमारे डिसेंट नोट भी नहीं लिए गए, हमारी अमेंडमेंट्स को दर्ज भी नहीं किया गया। तो ये जो चीजें हैं जहां से नजर आता है कि ये बुलडोज करना चाहते हैं। एक सेकंड, आपने कहा कि वो संविधान में धारा 25 और 26 उसके मुताबिक सबको अपना अपना हक है। सर ये इस एक्ट में बदलाव करके ही तो और अनलिमिटेड पावर दी गई थी ना यूपीए के समय में। उससे पहले भी 2 बार जब संशोधन हुए तब संविधान में बदलाव करके ही वक्फ बोर्ड को और ताकत दी गई थी ना। वो संविधान पर हमला नहीं था, या वो संविधान को मजबूत करना था। नहीं, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि वक्फ बोर्ड के अंदर एक गैर मुसलमान व्यक्ति भी या 2 गैर मुसलमान व्यक्ति भी मेंबर बन सकते हैं, इस तरह से कहीं नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। मुझे बताइए, कोई भी देवस्थान हो या समझे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, क्या कोई अलाउ करेगा दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने ट्रस्ट के अंदर, अपनी कमेटी के अंदर आने के लिए? और भारतीय जनता पार्टी इस पे उत्तर देती है कि भाई ये कोई रिलीजियस ट्रस्ट नहीं है, ये तो संवैधानिक ढांचा है। अरे भाई, रिलीजियस ट्रस्ट में भी कोई गड़बड़ी होती है तो देश के संविधान के तहत कोर्ट में चैलेंज होता है ना। तो इस देश के अंदर सब कुछ संवैधानिक ढांचे में ही चलता है, वो चाहे वक्फ बोर्ड है, चाहे एसजीपीसी है, चाहे हिंदू देवस्थान है। और ये क्या बात करते हैं, अभी राम जन्मभूमि का एक फ्रेमवर्क निकाला इन्होंने कमेटी का, उसके अंदर खुद उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिखा है कि अगर डीएम गैर हिंदू होगा तो एडिशनल डीसी जो होगा वो उसकी जगह पर बैठेगा। और खुलेआम लिखा हुआ है कि कोई भी नॉन हिंदू इसमें सदस्य नहीं बन सकता है। भाई, आप 2 मापदंड तो नहीं रख सकते। भाई, हिंदुओं के लिए एक मापदंड, मुसलमानों के लिए एक मापदंड, सिखों के लिए तीसरा मापदंड। ये दोहरा चरित्र जो है और ये जिस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इसका हम विरोध कर रहे हैं, इसका पर्दाफाश कर रहे हैं।